हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ UPPSC पर। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, स्टडी IQ की पूरी टीम की तरफ से। जो अपकमिंग UPPSC प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम है, आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। और चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो भी प्रश्न बनेंगे वो इस एक वीडियो से आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो एक कंप्लीट फाइनल रिवीजन है, टू द पॉइंट होगा, जिस पर हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। जहां पर टू द पॉइंट बात होगी हम उसको उतना ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले राज्य के नाम की अगर हम बात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अभी हम नाम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये 24 जनवरी 1950 को आया। 24 जनवरी 1950, और इसीलिए इसको स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को जो अभी हम वर्तमान उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इसका नाम आता है। इससे पहले इसके अगर हम नामों की देखते हैं तो 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद यहां पर देखिए कि 1877 में इसे उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद यहां पर देखते हैं 1902 में फिर इसके नाम में बदलाव होता है और इसे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के रूप में जाना जाने लगता है। और फिर 1937 से यहां पर संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता है। कब तक? 24 जनवरी 1950 तक। और 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया जाता है। तो ये इसकी एक तरह से कह लीजिए। हालांकि अगर हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र था, इसके अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र थे, इसको मध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है इसे प्राचीन समय में मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसमें जो 16 महाजनपद होते थे, जो आप मगध साम्राज्य का जो उदय पढ़ते हैं तो उसमें 16 महाजनपद आप पढ़ते हैं। उन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है। तो राजकीय चिन्ह क्या है, यानी कि जो नेशनल अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां व तीर कमान, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये जो है राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प पलाश है, और राजकीय पक्षी सारस जिसे क्रॉन्च, ठीक है, और राजकीय वृक्ष अशोक, और राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। अब अगर हम भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरे भारत का एरिया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,926 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत का अगर देखते हैं तो 7.33% होता है। अगर इसकी हम देशांतरी और अक्षांशी यानी कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो यहां पर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के यहां पर 31 डिग्री 28 मिनट तक ये इसका विस्तार है। वहीं अगर हम देखते हैं यहां पर तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये इसका एक्सटेंशन है। यानी कि ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का लोकेशन है, देश अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है। यहाँ पर अगर हम टोटल देखते हैं तो कितनी लंबाई है, यानी कि अगर इसमें हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं तो 7 डिग्री 36 मिनट, वहीं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट 09 मिनट यहाँ पर है। लंबाई अगर देखें यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखते हैं तो ये 650 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई की बात करें उत्तर से दक्षिण तक तो ये 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहला आपका है राजस्थान, दूसरा हम यहां पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश है, तीसरा जो है महाराष्ट्र है, और चौथा जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो इसका चौथा स्थान है, 4th प्लेस है इंडिया में। वहीं अगर इसके आगे हम देखते हैं
पॉपुलेशन वाइज देखें यानी कि जनसंख्या के मामले में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस राज्य में है वो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर बिहार आता है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवें स्थान पर मध्य प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य में है वो उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों के साथ संलग्न होती है और उन राज्यों के कितने जिलों के साथ इसकी सीमा संलग्न होती है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सीमावर्ती राज्य और इसमें देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो कुल अगर हम देखते हैं राज्यों की संख्या, 8 राज्यों के साथ ये उत्तर प्रदेश अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जिसके साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंट्री भी है नेपाल, जिसके साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल 10 हो जाता है, ठीक है, जिसमें एक कंट्री है, बाकी 3 स्टेट और बाकी 9 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड के साथ अगर हम देखें तो इसकी सीमा साझा होती है। तो उत्तराखंड के 7 जो जिले हैं वो इसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के 7 जिलों के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड में देखें तो 1, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 1, मध्य प्रदेश के 11 जिलों के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं यहाँ पर इतनी संख्या होती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 2, दिल्ली की बात करें तो 2, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो 6 और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1 जिला। यानी कि उत्तर प्रदेश के ये जिलों की संख्या है जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और कौन कौन से स्टेट हो गए? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 8 राज्य हो गए। और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गई, जिसके साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उसके बाद एक देश कौन सा है? नेपाल। तो ये इसके भौगोलिक संरचना के बारे में हमने बात किया। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर नेपाल के साथ वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बाउंड्री बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और यहां पर आप देखते हैं तो महाराजगंज। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये वो 7 जिले हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर हम उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड से कौन कौन से वो जो जिले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक बाउंड्री आप देख रहे हैं इस तरह से। तो इसमें आने वाले जिले जो है ये सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जैसा कि मैंने आपको एक यहां पर इसमें दे रखा है। सीधे सीधे आप अगर आप दिमाग में रखना चाहते हैं तो आप इन आंकड़ों को बैठा सकते हैं अपने दिमाग में एक फाइनल रिवीजन के तौर पर कि किस स्टेट के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो हैं अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का 7 जिला जो है उत्तराखंड के साथ यहां पर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहां पर अगर उत्तराखंड की देखते हैं तो नवंबर 2000 में उत्तरांचल एक अलग स्टेट बनाया जाता है उत्तर प्रदेश से अलग करके, तब उसका नाम उत्तरांचल था और 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। तो ये उत्तराखंड का आपने देख लिया। बाकी अगर आप यहां पर देखें तो दिल्ली में अगर हम यहां पर देख रहे हैं, दिल्ली के साथ तो गाजियाबाद आप यहां पर एक देख रहे हैं, गाजियाबाद, और दूसरा ये गौतम बुद्ध नगर, जहां पर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जिसे सिटी ऑफ अपैरल कहा जाता है। ठीक है, ये एनसीआर के अंतर्गत यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले भी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा के साथ कितने जिले जो है बाउंड्री बनाते हैं, तो सहारनपुर, शामली, इसके अलावा आप यहां पर देख रहे हैं बागपत है। इसके साथ ही साथ आप यहां पर देखिए अलीगढ़, मथुरा और फिर ये आपका गौतम बुद्ध नगर। तो इस तरह से हरियाणा के साथ आप यहां पर देखिए तो हरियाणा के साथ कितने हैं? 6 जिले हैं जो कि अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो 6 जिले यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये वो 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। वहीं अगर हम यहां पर देखते हैं राजस्थान, ये आपका राजस्थान रहा, राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, यहां पर आप देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए मथुरा और दूसरा आगरा, ये वो
दो जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी हम चलते हैं। अब यहां पर बिहार के साथ देखिए, तो बिहार के साथ आप यहां पर देखिए तो एक तो सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा गाजीपुर, चौथा बलिया, पांचवा देवरिया, छठवां कुशीनगर और सातवां महाराजगंज। तो ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो बिहार के साथ कितने हैं, यहां पर 7 जिले हैं, तो ये भी वेरीफाई हो जाता है। अब यहां पर आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम जरा सा देख लेते हैं। यहां पर अगर देखते हैं कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो यहां पर एक देखिए छोटा सा कटा हुआ है इसमें, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। तो ये वो जिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। यहां पर आप इसको देखिए तो ये एक ऐसा जिला है ललितपुर, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिले के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, वो है झांसी। बाकी इसकी जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश के साथ ही शेयर होती है। और यहाँ पर ललितपुर जो है, यहाँ पर दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, दशावतार मंदिर जो है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पूछ सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आप रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कल्चर वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत यहाँ पर दशावतार मंदिर याद रखिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला है। बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्रम में। अब उत्तर प्रदेश राज्य की जो भौगोलिक सीमा है जिसको हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं, एक तो ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, जो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, लेकिन अन्य राज्य के कौन कौन से वो जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो ये भी हमें देखना होगा। मध्य प्रदेश के 13 जिले, जहां उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं उनमें देखिए, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा व सिंगरौली। तो ये वो 13 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। बिहार के 8 जिले, जबकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले बाउंड्री बनाते हैं बिहार के साथ, लेकिन बिहार के 8 जिले जो हैं कौन कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। हरियाणा के 7 जिले, जबकि उत्तर प्रदेश के 6 जिले हरियाणा के साथ बना रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 7 जिले, यहाँ पर 6 जिले और यहाँ पर 11 जिले उत्तर प्रदेश के। अब हरियाणा की बात करते हैं, कौन कौन से हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूह। ये वो जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 7 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के 5 जिले हैं, कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो ये वो जिले हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 ही जिले हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, और उत्तर प्रदेश के 2 ही जिले हैं, अलीगढ़ और मथुरा, जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो भरतपुर और धौलपुर। छत्तीसगढ़ का एक बलरामपुर, झारखंड का एक गढ़वा और हिमाचल प्रदेश का एक जो है सिरमौर। तो ये वो स्टेट रहे जिनके जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, राज्य और उनके जिले, देखिए इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैप पर, लेकिन एक सरसरी तौर पर एक नज़र डाल लेते हैं जिससे कि दिमाग में अगर कोई चीज़ छूट रही हो तो वो आपको रिवाइज हो जाए। तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले कौन कौन से हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। वहीं पर बिहार की बात करें तो सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। उत्तराखंड में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा के साथ 6 जिले, कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली की बात करें तो बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर दिल्ली में 3 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, करेक्शन मैप में 2 ही समझ में आ रहा था तो इसको कर लीजिएगा। राजस्थान की अगर देखें तो आगरा और मथुरा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़, सोनभद्र, झारखंड सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर, नेपाल के साथ 7 जिले हैं, इनको मैप पे भी देख चुके हैं, एक बार देखते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये देखिए जो नेपाल के अंतर्गत जो जिले आ रहे हैं, इन जिलों को तराई जिला भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम मैप को देखें
अगर हम उत्तर प्रदेश के यहाँ पर ये मैप को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो आप बेल्ट ये देख रहे हैं, ये जो है नेपाल, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर हिमालय स्थित है और हिमालय की तलहटी वाला जो क्षेत्र है यहीं पर तराई रीजन सिचुएटेड है। तराई का जो अगला यानी कि उत्तरी जो पोर्शन होता है उसे भाबर प्रदेश कहते हैं, जहां पर बोल्डर वगैरह पत्थर वगैरह देखने को मिलती हैं, जहां पर नदियां जो हैं विलुप्त हो जाती है, यानी कि उस बोल्डर उस पत्थर वाले रीजन के अंदर चली जाती हैं और जब वही नदियां मैदानी भागों में आकर के फिर से मैदानों में प्रवाहित होने लगती हैं तो उसको हम तराई रीजन कहते हैं। और ये अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण दृष्टि से या जलवायु की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो पर्यावरण से संबंधित जो यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो वन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा घने यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये वो क्षेत्र भी है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो मानसून भारत में आता है तो मानसून की अगर बात करें तो दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है। एक तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और दूसरी अरब सागर यानी कि अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है वो चली जाती है। तो अरेबियन सी वाली जो शाखा होती है अब वो जब भारत में प्रवेश करती है जून के महीने में तो यहाँ पर आप देखते हैं कि राजस्थान आता है। राजस्थान में कोई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, सिर्फ अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी प्राचीन मानी जाती हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई उतनी नहीं होती है कि जो ये अरब सागर की मानसूनी पवनें जो यहाँ पर चल रही होती हैं उनको रोक सके। तो ये इसको क्रॉस कर जाती हैं जिससे कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए पूरा का पूरा रेगिस्तान वाला जो पोर्शन है राजस्थान का पोर्शन है वो रेगिस्तानी है, मरुस्थल है। तो ये आगे बढ़ करके क्या करती हैं, ये हिमालय से टकरा जाती हैं। जब हिमालय से टकराती हैं तो हिमालय की चोटी आपको पता है कि कितनी ऊंची है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इसी पर सिचुएटेड है। तो इससे टकरा करके क्या करती हैं कि आगे क्रॉस नहीं कर पाती है और यहाँ पर काफ़ी बारिश करा देती है, जिसकी वजह से ये जो तराई का जो क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखिए जो बे ऑफ बंगाल वाली जो शाखा से आता है तो वो इस तरह से मुड़ करके यहाँ पर जो गोरखपुर है, गोरखपुर इससे सटे जो इलाके हैं यहाँ पर काफी बारिश कराता है। फिर इधर रिट्रीटिंग मानसून जो कि पूर्वोत्तर भारत से यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां से जब रिट्रीटिंग मानसून आता है तो वो भी आकर के यहाँ पर बारिश कराता है। तो यहाँ पर ये वाला खासकर देखिए जो पूर्वांचल का क्षेत्र है जिसमें गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें रीजन हो जाती है, एक तो बे ऑफ बंगाल हो गया, रिट्रीटिंग मानसून हो गया, इधर से जो मानसूनी पवनें अरेबियन शाखा वाली जो हिमालय से टकरा करके यहाँ पर आ रही, तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्षा है उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में होती है। तो इसके आगे की बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वो कौन सा है, सोनभद्र जिला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। एनर्जी कैपिटल यानी कि ऊर्जा राजधानी, जो कि विंध्य पर्वतमाला के जो वाला जो क्षेत्र है उसी में ये सिचुएटेड है। यहां पर अगर देखते हैं तो एल्युमिनियम से संबंधित यहां पर इंडस्ट्री है हिंडाल्को। इसके अलावा यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, पावर जनरेशन किया जाता है, अनपरा यहीं पर है, ठीक है। तो ये ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो वो सहारनपुर है। कौन कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ये तीनों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी कौन से जिले हैं, तो सबसे जो नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उत्तरी जिले की बात करें तो सहारनपुर, दक्षिणी की बात करते हैं तो सोनभद्र। कंफ्यूज नहीं होना है, ललितपुर नहीं है, सोनभद्र ही है दक्षिणी जिला। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा इसका पश्चिमी जिला देखते हैं तो शामली आता है, और पूर्वी जिला बलिया, जिसे हम बागी बलिया के नाम से भी जानते हैं, 1942 में यहां पर चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। कब, 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, तो उसी समय यहां पर चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया जाता है। बलिया की अगर हम बात करें तो टिकुली या बिंदी जिसे हम कहते हैं, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आने वाला उत्पाद है ये। चलिए
आगे चलते हैं, अब राज्य की राजधानी के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि राज्य का नाम कई बार परिवर्तित किया गया, तो यहां पर जो राजधानी है अभी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, इसको भी कई बार बदला गया है। तो यहाँ पर देखिए 1836 से जो इस क्षेत्र की राजधानी थी, यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो आगरा होती थी, और प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो 1858 से यहाँ पर प्रयागराज को राजधानी बना दिया गया था। और फिर यहाँ पर देखिए लखनऊ को आंशिक रूप से बनाया जाता है 1921 से, और पूर्णतः इसको बना दिया जाता है 1935 से। तो 1935 से लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही एक अवध प्रांत, आपको पता ही है, अवध प्रांत के अंतर्गत जो फैजाबाद है, जिसे अब अयोध्या के नाम से जानते हैं हम लोग, जहाँ पर अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया था, वहाँ पर भगवान राम की जो बाल्यावस्था की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, जनवरी 2024 में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर जो अवध प्रांत था, अवध प्रांत के अंतर्गत जो राजधानी हुआ करती थी अवध प्रांत के अंतर्गत, वो फैजाबाद हुआ करती थी। तो फैजाबाद से राजधानी 1775 में जो अवध के नवाब थे आसफुद्दौला ने 1775 में फैजाबाद से राजधानी यानी कि कैपिटल को ट्रांसफर किया, कहां पर? लखनऊ में। तो याद रखिएगा, अगर इस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछता है तो यह भी ध्यान रखिएगा, नवाब आसफुद्दौला ने फैजाबाद से अवध की राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था लखनऊ, कब? 1775 में। यह अवध की राजधानी की हम बात कर रहे हैं, अवध प्रांत जो हुआ करता था। ठीक है, जिसके पहले नवाब जो बने थे सआदत अली खां थे। 1730 में पहले नवाब कौन बनते हैं? फर्स्ट नवाब सआदत अली खां। सआदत अली खां जो है पहले नवाब थे यहां पर, सआदत अली खां। 1722 में इनको इस अवध एक सूबा हुआ करता था, तो अवध का सूबेदार बनाया जाता है। 1722 में सूबेदार बनाया जाता है किसको? नवाब सआदत अली खां को। और ये 1730 में अवध को एक आजाद या स्वतंत्र प्रांत के रूप में डिक्लेयर करते हैं और खुद वहां के नवाब बन जाते हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 1857 की क्रांति आपको याद आ रही होगी, 1857 की क्रांति आपको याद ही होगी। तो यहां नवाब की अगर बात करें तो जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह जो है ये लखनऊ के या अवध के कह लें अंतिम नवाब होते हैं। तो यहां पर जो अंग्रेज थे ये ठुमरी जो गायिका है उसकी एक शैली है, ठुमरी एक गायन शैली है। तो ऐसा कहा जाता है कि ठुमरी जो शैली है, गायन शैली, उसको वाजिद अली शाह ने ही शुरू किया था। तो यहाँ पर इनका एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, यानी कि जब इनको अंग्रेजों ने यहाँ पर पकड़ा और इनको कलकत्ता भेज देते हैं, तो वहाँ पर ये पंक्तियाँ जो हैं वाजिद अली शाह कहते हैं, क्योंकि उनको लखनऊ से, अवध से बहुत लगाव था। तो उस गम में इन्होंने ये बात कही थी कि बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए। ये ठुमरी जो गायन शैली है उसके शुरुआत इनके द्वारा ही की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर राज्य का जो अंतिम बार विभाजन होता है 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर होता है, जब उत्तराखंड बनता है, उत्तराखंड का निर्माण किया जाता है। तो उत्तराखंड जिसे हम वर्तमान में कहते हैं, जब इसको अलग किया गया था तब इसे उत्तरांचल कहते थे, उत्तरांचल। और इसको बाद में 2007 में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर 9 नवंबर यहां पर 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड बनाया जाता है। और यहां पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये वो जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत शामिल हैं। अब यहाँ पर सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा शेयर होती है। और सबसे कम सीमा वाला कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर, इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो अब चलिए थोड़ा सा कुछ पॉलिटी की भी बातचीत कर लेते हैं। पॉलिटी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो राज्य का जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ये द्विसदनात्मक है। ठीक है, बाई कैमरल है। यहां पर आपको विधान सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद
यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मिलेंगे। विधान परिषद जो है भारत के केवल 6 राज्यों में ही है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें से एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा की कितनी सीटें हैं पूरे भारत के अंतर्गत, तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या की अगर बात करें तो 31 सीटें हैं। वहीं विधानसभा में अगर कुल सदस्यों की बात करें तो 403, जबकि यहाँ पर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करते हैं तो 100 सदस्य यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, जो कि अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से इनको चुना जाता है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव मिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो बाद में प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो देखते हैं उनमें कौन कौन से हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं और चौधरी चरण जी, 2 ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री भी बने हैं? तो बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, तो ये 2 ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसको मिला है? तो श्री आत्माराम गोविंद खरे एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दोनों 3-3 बार विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुकी हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट इमरजेंसी की बात करें, प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें तो 10 बार, और पहली बार कब लगाया गया था? तो 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक पहली बार जो है स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है? 75 है, लेकिन अभी यहां पर ध्यान रखिए एक जिला और बनाया गया है, माघमेला क्षेत्र। माघमेला क्षेत्र ये कहां पर बनाया गया है? प्रयागराज में। प्रयागराज की 4 तहसीलें हैं और इसमें 67 निर्दिष्ट क्षेत्रों या गांवों की बात कर लें, इनको मिलाकर के एक टेम्परेरी यानी कि अस्थाई जिले का निर्माण किया गया है, जिसका नाम दिया गया है महाकुंभ मेला क्षेत्र। जिला क्या नाम है उसका? महाकुंभ मेला क्षेत्र। ये टेम्परेरी है, जब ये महाकुंभ जो कि 144 वर्षों के बाद बृहद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कब से इसकी शुरुआत हो रही है? 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही, 13 जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत हो रही है। माघ मेला की अगर हम बात करते हैं या कि कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ का जो सब बड़े स्तर पर सबसे पहली बार जो आयोजन प्रयाग में करवाया जाता है वो कन्नौज के जो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, उनके द्वारा करवाया जाता है। कहां पर? प्रयाग में। देखिए इससे पहले अगर हम देखते हैं तो मौर्योत्तर काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हमें कुंभ के आयोजन का हमें विवरण देखने को मिलता है। उसके बाद गुप्त काल में भी मिलता है, लेकिन ये छोटे स्तर पर किया जाता है। लेकिन बड़े स्तर पर पहली बार कुंभ का आयोजन जो है वो कन्नौज के जो पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन, उन्होंने प्रयाग में पहली बार बड़े स्तर पर कुंभ का आयोजन करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये था कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा होता है तो उस समय समुद्र मंथन के बाद जो अमृत कलश निकलता है तो इंद्र के पुत्र जो है उस कलश को लेकर के भाग रहे होते हैं। ऐसी आशंका थी कि अगर वो कलश असुरों के हाथ लग गया तो उन्हें अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो जब वो लेकर के भाग रहे होते हैं तो अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिर जाती हैं, जिसमें कौन कौन से स्थान है? हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है और प्रयाग है। और प्रयाग में जो कुंभ का आयोजन होता है वो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मेला है वो 3 नदियों के संगम यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जहाँ पर मिलकर मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, प्रयागराज में है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़, 12 वर्षों पर
महाकुंभ मनाया जाता है, 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ, और प्रत्येक वर्ष कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। 12 वर्षों पर महाकुंभ का क्यों आयोजन किया जाता है भाई? तो यहाँ पर जब कलश लेकर के जा रहे थे तो असुरों और इन देवताओं के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। 12 दिन तक ये युद्ध चलता है। तो और ऐसी मान्यता है कि जो देवताओं के एक दिन होते हैं वो मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होते हैं। तो 12 दिन तक युद्ध चला था, तो यहाँ पर 12 वर्ष हो जाता है। तो 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और जब 12 वर्ष पे एक रिपीटिशन साइकिल चलती है, 12 वर्ष यानी कि 12 करते हैं, यानी कि जब 12 बार महाकुंभ का आयोजन हो जाता है तो 144 वर्षों के बाद जब फिर से महाकुंभ का आयोजन होता है तो वो वृहद महाकुंभ हो जाता है। तो इस बार यानी कि जो 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ लग रहा है वो वृहद महाकुंभ है। ठीक है, आयोजन कहां पर हो रहा है? प्रयागराज में। चलिए, मंडलों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 18 है यहाँ पर। वहीं पर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करें तो 5 है। ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो वर्तमान जो हमारे पास आंकड़े थे उसके अनुसार 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। तहसीलों की बात करें तो 351, ये आंकड़ा 2022 के अनुसार है। नगर पंचायतों की बात करें तो 546 नगर पंचायतें वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार है। वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में जो नगर पालिका परिषद है वो 200 है। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17 है। नगर एवं नगर संकुलों की संख्या की बात करें तो 915। वही आर्थिक संभाग की बात करें तो 4 आर्थिक संभाग हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब सर्वाधिक सीटों वाला कौन सा जिला है? तो प्रयागराज है, जहां पर 12 सीटें हैं। किसकी? विधानसभा की। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो सबसे कम विधानसभा सीट वाले कौन सा जिले हैं? तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ये वो 3 जिले हैं जहां पर सबसे कम जो है सीटें हैं। और यहां पर पहला केंद्रीय कारागार यानी कि जो सेंट्रल जेल बनाई गई थी वो कहां पर थी? पहली उत्तर प्रदेश की बरेली में बनाई गई थी। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे, पहले मुख्यमंत्री थे। और पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी नारायण सिंह थे। ठीक है, और राज्य एवं देश की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद अगर देखें तो कौन सी वो महिला थी जो कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पहली बार गवर्नर बनती है, यानी कि ऐसी महिला पहली महिला जिसने गवर्नर के पद को सुशोभित किया वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। न केवल उत्तर प्रदेश की थी, यानी कि पूरे भारत में पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने गवर्नर के पद को पहली बार एज अ विमेन सुशोभित किया था। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी थी। स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल महोदय जी थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोर्गन थे। ठीक है, तो ये प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उस थे। और भारत के प्रथम रात्रि वन जीव पार्क यानी कि नाइट सफारी की हम बात करें तो कहां पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। ठीक, अब यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो कैनाल सिस्टम है यानी कि नहर प्रणाली की बात करें तो शारदा नहर, और यहां पर गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा ये प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे। यहां से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो जरूर ही मिल ही जाएंगे, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक रिवीजन करिएगा। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं क्योंकि आपका फाइनल रिवीजन है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन परसेंटेज में पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या में कंट्रीब्यूट करता है 16.51। ध्यान रखिए कि ये जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं ये जनगणना 2001 की जो रिपोर्ट आई थी, सेंसस 2011 की रिपोर्ट आई थी, उसके बेस पर है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में जो मेल है उनका कितना परसेंटेज है? तो 52.29%। वही महिलाओं की परसेंटेज को अगर देखें तो 47.71%। और रूरल जो पॉपुलेशन है वो स्टेट में कितनी है अगर हम देखें तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो पूरे स्टेट पॉपुलेशन का 77.739% है। यानी कि देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ज्यादातर, ठीक है, वो ग्रामीण जनसंख्या है। और यहां पर नगरीय जनसंख्या की बात करें कितनी है? 22.27%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर।
अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है स्टेट की। 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी में जो वृद्धि हुई है वो 139 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति जो है इसमें यहाँ पर वृद्धि होती है। तब जाकर के जो हमारे पास यहाँ पर 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा आता है वो 29 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की अगर हम बात करें तो घटते हुए क्रम में यहाँ पर गाजियाबाद, वाराणसी, देखिए ये पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से है जनघनत्व, और अभी जो हम लोगों ने बात किया वो जनसंख्या की बात है। तो जनसंख्या अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है। तो इसमें गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ठीक है, तीसरे नंबर पर लखनऊ आता है। इसके बाद जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले अगर देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले में तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, यानी कि यहाँ पर ललितपुर पहले पर, दूसरे पर सोनभद्र और तीसरे पर हमीरपुर। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो टोटल लिटरेसी रेट जो उत्तर प्रदेश की है वो 67.72, राउंड फिगर में आप याद करिए 67%, ठीक है। वहीं पर अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 77% के आसपास है, 77.3%। फीमेल लिटरेसी रेट 57.2%। 2001 से 2011 की जो अवधि है उसके दौरान लिटरेसी रेट में कितना वृद्धि देखने को मिली है तो वो 11.36% है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर का अंतर जो है वो 20.10% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले कौन से जिले हैं, यानी कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनमें लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। कानपुर को याद करिएगा, कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 जिले हैं। 1981 में कानपुर को 2 जिलों में विभक्त किया जाता है, कानपुर नगर और कानपुर देहात में। तो कानपुर नगर जो है यहाँ पर साक्षरता दर के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। सबसे कम साक्षरता दर वाले की बात करें तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर का भी यही क्रम है। तो श्रावस्ती यहाँ पर सबसे कम अगर हम देखते हैं तो साक्षर लोग मिलते हैं, और साक्षरता में पुरुषों में भी बात करें तो सबसे कम साक्षर, उसके बाद बहराइच और तीसरा है बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 912 है, ठीक है, जबकि अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो वो 943 है। इसके अलावा यहाँ पर लिंगानुपात में 10 वर्षों की अवधि यानी कि 2001 से 11 के बीच में कितनी होती है तो वो 14 डिजिट की यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से जिले हैं घटते क्रम में, तो यहाँ पर देखिए जौनपुर, अटाला मस्जिद यहीं पर है, जौनपुर की इमरती, इसे GI टैग दिया गया अभी हाल में, ठीक है। तो इसके बाद आजमगढ़ है 1019, यहाँ पर देवरिया की बात करें तो 1017, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुषों की तुलना में 1017 महिलाएं हैं। यहाँ पर देखिए तो 1000 पुरुषों की तुलना में 1024 महिलाएं, 1000 पुरुषों की तुलना में 1019 महिलाएं यहाँ पर। और सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, इसके बाद बागपत, फिर यहाँ पर देखते हैं कानपुर नगर, फिर बांदा, मथुरा, ये संयुक्त रूप से तीनों तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद देखते हैं शिशु लिंगानुपात की तरफ हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है यानी कि 0 से 6 एज ग्रुप के बीच में जो सेक्स रेशियो है कितना है तो उत्तर प्रदेश का 902, टोटल कितना है 912, और भारत की अगर हम बात कर रहे थे कितना था 943 था। यहाँ पर अगर देखें तो 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 916 था, यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 में वो कम हो गया है। तो राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः अगर हम देखते हैं तो बलरामपुर और बागपत, यानी कि सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात किसमें है बलरामपुर और सबसे कम लिंगानुपात बागपत में है। अब यहाँ पर डिकेडल जो ग्रोथ रेट है उसको देखते हैं तो जो दशकीय वृद्धि है 2001 से 11 के दौरान जो औसत दशकीय वृद्धि है दर वो कितनी रही है 20.23%। यहीं पर औसत वार्षिक ये दशकीय वृद्धि थी, और इस अवधि के दौरान जो वार्षिक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या रही 1.85% रही है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर देखें तो दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी होती है तो 5.62% है। और इसी अवधि के दौरान यानी कि 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में जो वृद्धि दर रही है वो क्रमशः 19.31 एवं 21.23% रही है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले रहे हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से रहे हैं तो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। तो ये कुछ डेटा रहे जो कि सेंसस 2011 की रिपोर्ट पर बेस्ड थे। इसके अलावा अब आ जाते हैं इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो शेड्यूल कास्ट है उनके बारे में बात करते हैं। तो पूरे की पूरी जो पॉपुलेशन है स्टेट की उसमें शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 20.69% है। देश
प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जो राज्य है वह भी उत्तर प्रदेश है। यहां पर 16.6% अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। यहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर है। और यहां पर सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है बागपत है। अब अनुसूचित जातियां यानी कि ये एससी की बात हो गई, ये एसटी की बात हो गई। तो राज्य की कुल जनसंख्या में जो एसटी पॉपुलेशन का है उसका परसेंटेज है 0.6%। अब यहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है सोनभद्र और सबसे कम वाला कौन सा जिला है? वो आपका जिला है बागपत। और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिला कौन सा है? अयोध्या, यानी कि यहाँ पर कोई शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। जालौन भी है, यहाँ पर भी कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं रहती है। तो अयोध्या और जालौन ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सवाल हो सकता है बन जाए। धर्म आधारित जनगणना की अगर बात करें तो रिलीजन बेस्ड जो जनगणना हुई थी उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, यानी कि जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख है, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। ये सही क्रम रहा घटते हुए क्रम में। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अगर देखें तो अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत है वो 20.30% है। अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे के सारे आते हैं हिंदू को छोड़ करके। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, यहाँ पर देखिए कि सबसे कम और सबसे अधिक सर्वाधिक धार्मिक समुदाय कौन कौन से? ईसाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो पाया जा रहा है सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है किसमें? 950। वहीं सिखों में अगर देखते हैं तो ये 885 है। सबसे कम यहाँ पर सेक्स रेशियो देखने को मिल रहा है रिलीजन बेस पर। इसके अलावा स्लम जनगणना की बात करें, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह की हम बात करते हैं जो उसमें रहने वाले लोग हैं, उसमें अगर देखें तो देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। यानी कि स्लम एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा राज्य है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसकी आबादी में कुल आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश? वो 9.5%। ठीक है, देश की जितनी भी आबादी है, टोटल आबादी, उस टोटल आबादी में 9.5% आबादी स्लम एरिया में रहती है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले की बात करें तो मेरठ, आगरा, कानपुर, नगर। वहीं प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है? 3.12%। चलिए अगली है वन स्थिति रिपोर्ट 2021, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाएगा सोनभद्र में, फिर आपको लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर और पीलीभीत में। और सर न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संत रविदास नगर, जिसे हम भदोही कहते हैं, कालीन नगरी, ठीक है, उसके बाद मऊ, फिर मैनपुरी, संत कबीर नगर, ये न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले हैं। ठीक है, सबसे कम इसमें, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा मऊ में है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा मैनपुरी में है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें है। ठीक है, तो सब अब यहाँ पर ये वन क्षेत्र वाली बात हो गई क्षेत्रफल के एरिया पे। अब वन प्रतिशत वाले की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए सोनभद्र जो है पहले स्थान पर बना हुआ है, दूसरे स्थान पर चंदौली और तीसरे स्थान पर चित्रकूट आ जाता है। अब न्यूनतम वन प्रतिशत वाले में बात करें तो संत रविदास नगर यहाँ पर भी पहले स्थान पर बना है, और जो मैनपुरी यहाँ पर तीसरे स्थान पर होता है वो दूसरे नंबर पर आ जाता है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक नया जिला हमें देखने को मिलता है, देवरिया। तो ये वन स्थिति जो रिपोर्ट रही है फॉरेस्ट से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसके अकॉर्डिंग कुछ तथ्यात्मक बातें हैं। अब राज्य में कौन कौन से प्रमुख संस्थान स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित है, उन पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, अक्सर लोग इस पर गलती कर देते हैं, लोग मुजफ्फरनगर कर देते हैं, मुजफ्फरनगर जिसे शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए वो मुजफ्फरनगर में नहीं, लखनऊ में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे ऐसी मिस्टेक आप लोग नहीं करिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी लखनऊ में सिचुएटेड है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी लखनऊ में सिचुएटेड है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में। तो ये सारे के सारे लखनऊ जो कि राज्य की राजधानी है वहां पर सिचुएटेड है। इसके अलावा IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पशुओं के चिकित्सा क्षेत्र में रिसर्च करने का एक प्रमुख संस्थान है। CSIR के अंतर्गत कहां पर? बरेली में एक स्थान है, इज्जतनगर, वहीं पर यह सिचुएटेड है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में। ध्यान रखिए कि यह राष्ट्रीय चीनी संस्थान है जो कि कानपुर में है, और यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, तो यह लखनऊ में है।
इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारतीय अगर हम बात करें दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी कानपुर में, आपको पता ही है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, ये कहाँ सिचुएटेड है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम जो है यहाँ पर देखिए कानपुर में है। और यहाँ पर देखते हैं उद्यमिता विकास, और यहाँ पर देखिए कि निर्यात निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय हथकरघा यानी कि हैंडलूम तकनीक संस्थान कहाँ पर, ये चौका घाट वाराणसी। कृषि के बाद जो हथकरघा और हैंडलूम है वो सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है, यानी कि इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद जो पर्सनल इंक्लूड है, जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो वो यही क्षेत्र है, हथकरघा है। कहाँ पर इससे रिलेटेड संस्थान है, वाराणसी में। वह स्थान है चौका घाट। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही संत रविदास नगर में सिचुएटेड है। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, जहां पर सॉफ्ट टॉयज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण उत्पाद है, यहां पर सिचुएटेड है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है, वाराणसी में सिचुएटेड है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कानपुर में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है, नोएडा में सिचुएटेड है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है कहां पर है, सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर। उत्तर प्रदेश का वस्त्र और प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। स्टेट का जो राज्य का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है, ये आगरा में है। राज्य की चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा में, चीनी मिट्टी याद रखिएगा। यहाँ पर बुलंदशहर जो खुर्जा में एक स्थान है, बुलंदशहर में है, चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वहाँ की जो चीनी मिट्टी है बनाए गए वहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं, वो रखा गया। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज, इत्र की नगरी, सुगंध की नगरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है, लखनऊ में है। अब रामसर साइट्स की बात करते हैं। 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में विश्व की जो भी आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, उनमें जो भी जैव विविधताएं हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और उस सम्मेलन के अंतर्गत विश्व के ऐसी आर्द्र भूमियां जहां पर फ्लोरा एंड फौना बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की आवश्यकता होती है, तो उन चुनिंदा वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत भारत में भी कुछ साइट्स को रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 10 साइट्स ऐसे हैं जिन्हें रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो ऊपरी गंगा नहर, ये कहां पर है, बुलंदशहर। और ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट था जिसे डिक्लेयर किया गया था। दूसरा अगर देखें तो सरसई नवर झील इटावा में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। पार्वती आर्गा पक्षी विहार गोंडा में। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। सूर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, कीथम लेक, आगरा में है, ठीक है। हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर वहां पर, तो ये। इसके बाद बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र जो है ये संत कबीर नगर में। तो ये वो 10 स्थान है जिसे रामसर साइट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वेटलैंड वाला कौन सा स्टेट है, तो वो तमिलनाडु है, जहां पर 18 रामसर साइट मौजूद हैं। चलिए, अब नदियों के किनारे कौन से प्रमुख नगर हैं जो बसे हुए हैं, तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला किस नदी के किनारे पर बसा हुआ, तो एक नजर इस पर भी डालते हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख जिले जो बसे हुए हैं या सिचुएटेड है, कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं व बिठूर। यमुना नदी की अगर बात करें तो यहां पर मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, ये जालौन में है। बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती नदी में लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। राप्ती नदी के किनारे पर है गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। रामगंगा नदी की बात करें तो बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं व हरदोई। इसके बाद अगर सरयू नदी की बात करें तो अयोध्या, जहां पर भगवान राम ने इसी नदी में समाधि भी ली थी। हिंडन नदी के किनारे बात करें तो सहारनपुर, गाजियाबाद व मेरठ। सई नदी की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ और यहाँ पर जौनपुर। सोन नदी की बात करते हैं तो सोनभद्र। तो यहाँ पर ये इन नदियों के किनारे प्रमुख बसे हुए
जिले रहे। अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख कौन से क्षेत्रीय नृत्य हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो राज्य का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की अगर हम बात करते हैं तो वो कथक है। और प्रमुख क्षेत्रीय यानी कि रीजनल डांसेस की अगर हम बात करें तो कर्मा नृत्य ये सोनभद्र में होता है, ठीक है, वहाँ का क्षेत्रीय नृत्य है। चारकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। चौरसिया नृत्य जौनपुरी, जौनपुर के जो कहार होते हैं वो चौरसिया नृत्य परफॉर्म करते हैं। शैरा नृत्य बुंदेलखंड में, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में, दीपावली नृत्य ये भी बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है उसमें आते हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत अगर देखें तो कई जिले जैसे ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र आते हैं, जालौन है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। राई नृत्य बुंदेलखंड में, पाई डंडा नृत्य ये भी बुंदेलखंड में, उसके अलावा धोबिया राग एवं नटवारी नृत्य ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय नृत्य है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। खनिज के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य का खनिज विकास निगम है उसकी स्थापना जो है 1974 में की जाती है। खनिज संसाधन की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य में अगर देखें तो निम्न मध्यम श्रेणी का है, यानी कि यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा खनिजों की मात्रा हमें देखने को नहीं मिलती है। कुछ जगह अगर देखें तो मिर्जापुर है, सोनभद्र क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ खनिज संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है सोनभद्र से। इसके अलावा प्रदेश में तांबा प्राप्त कहाँ से होता है? सोनराई क्षेत्र जो कि ललितपुर में सिचुएटेड है। एनर्जी के मामले में अगर देखते हैं तो यहाँ पर राज्य में राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया जाता है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? 1998 में किया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो नवीन यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिलेटेड जो है एक अभिकरण की स्थापना की जाती है 1983 में। और प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल विद्युत है उसका किया जाता है, फिर जल विद्युत हाइड्रो पावर, उसके बाद एटॉमिक और फिर उसके बाद सोलर एनर्जी का मामला, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु और उसके बाद सौर विद्युत ये क्रम रहा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो राज्य की जो सबसे पुरानी तापी परियोजना है वो हरदुआगंज तापी परियोजना है जो कि 1942 में एस्टैब्लिश की गई थी। राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? नरौरा, ये बुलंदशहर में 1991-92 में नरौरा विद्युत परमाणु विद्युत जो केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इन बातों को। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, यानी कि परिवहन एवं संचार की। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में की जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में होता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसका गठन 2004 में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मेट्रो कॉरपोरेशन जो लखनऊ का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसका गठन किया जाता है 2013 में। और लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक जो संचालन प्रारंभ होता है वो 5 सितंबर 2017 को होता है। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे 2 है, ग्रैंड ट्रैंक रोड जिसे जीटी रोड कहते हैं। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड जो है एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो कि 302 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रखिएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां पर सिचुएटेड है? लखनऊ में है। लखनऊ में दूरदर्शन की स्थापना की जाती है, मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ दूरदर्शन है उसका स्थापना होती है 27 नवंबर 1975 को। लखनऊ में ही प्रदेश का जो आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना की जाती है 2 अप्रैल 1938 को। साथ ही साथ राज्य में अगर देखते हैं तो पहली बार जो है रेलगाड़ी की अगर हम बात करते हैं शुरुआत होती है मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य। यहीं पर कुल रेलवे नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो 9167 किलोमीटर देश में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा की शुरुआत की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के बीच में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो इसकी अनुमानित लंबाई 340.82 किलोमीटर है। अयोध्या से जनकपुर कहाँ पर पड़ता है? नेपाल। इसके मध्य बस सेवा की शुरुआत मई 2018 में ही कर दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया था। कौन सा था वो हवाई अड्डा? म्योरपुर सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है कहाँ पर? राल्हुपुर, ये सिचुएटेड है वाराणसी में। और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज अब कहते हैं, से नैनी में शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये फुर्सतगंज, जो कि अमेठी में है, वहाँ पर
सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश में अब सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो 20वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। तबला और सितार के जो आविष्कारक थे अमीर खुसरो, इनका जन्म अगर हम देखें तो पटियाली एक नामक स्थान है कांचगंज जिले में, वहाँ पर होता है। तो तबला और सितार के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? अमीर खुसरो हैं। अभी एक प्रमुख सितार तबला वादक जो थे जाकिर हुसैन जी का निधन भी हो गया है, आपको पता ही है। लखनऊ घराने की अगर हम बात करें स्वर्णकाल कब कहा जाता है तो नवाब वाजिद अली शाह का जो काल था, ठीक है, तो ये लखनऊ घराने का स्वर्णकाल माना जाता है। इनका काल मैंने आपको बताया था कि ठुमरी जो गायन एक शैली है उसकी शुरुआत वाजिद अली शाह के द्वारा की जाती है। अब लखनऊ घराने से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उनमें बिंदादीन शंभू महाराज हैं, बिरजू महाराज, कोदऊ सिंह हैं, खुर्शद अली खां हैं, ये लखनऊ घराने से संबंध रखने वाले हैं। बनारस घराने की अगर बात करें तो छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि यहाँ पर बनारस घराने से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खां, ये दोनों सहनाई वादक रहे अपने अपने क्षेत्र में, बनारस घराना से ताल्लुक़ रखने वाले ये व्यक्तित्व हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। शास्त्रीय नृत्य जैसे कि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथक। कथक नृत्य के प्रणेता किसे माना जाता है? ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराने हैं वो लखनऊ घराने और वाराणसी घराने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रमुख गीतों की बात करें, लोकगीत की बात करें तो छोरी, फाग, झूला, लंगुरिया और रसिया ये प्रमुख ब्रज क्षेत्र के लोकगीत हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र में कौन से प्रमुख लोकगीत है? तो सोहर है, नटका है, संस्कार व कव्वाली, विशेष रूप से ये जो है अवध का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत प्रसिद्ध है। जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? चौरसिया नृत्य। इस पर अभी हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य कौन कौन से हैं? तो रामलीला और रासलीला व नौटंकी ये प्रमुख लोकनाट्य हैं। रामलीला भगवान राम की जो जीवन रही है उस पर आधारित होती है, उनके जीवन का मंथन किया जाता है। रासलीला यहाँ पर भगवान कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। गंगा महोत्सव की अगर हम बात करें तो इसका कहाँ पर मनाया जाता है? गंगा दशहरा जिसे कहते हैं, तो वाराणसी और प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है, जो कि आगरा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल स्थित हैं? तो बुलंद दरवाजा, ठीक है, बीरबल का महल है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, जोधाभाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल इत्यादि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में। अब यहाँ पर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही कहते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा। अब क्योंकि प्रयागराज में कर दिया गया है नाम तो प्रयागराज जगह हो गया है। ध्यान रखिएगा कि विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, लेकिन स्थान इलाहाबाद की जगह अब हम प्रयागराज लिखते हैं। तो इसकी स्थापना 1887 में होती है। राज्य का जो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है उसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी वर्ष 1981 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है उसकी स्थापना 1982 में कहाँ पर की गई? प्रयागराज में की गई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद है उसकी स्थापना 1949 में, और प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का जो प्रारंभ उत्तर प्रदेश में होता है वो 2001 में होता है। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2009 से होती है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज जिसे हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रूप में भी जानते हैं, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इसकी बात करें तो ये कानपुर में सिचुएटेड है। साथ ही लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, सरोजनी नायडू एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो ये अलीगढ़ में सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया जाता है? 1975 में किया जाता है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में जो भी रिसर्च होती है साइंस के क्षेत्र में अप टू डेट, अभी देखते हैं कि डिफरेंट जो नई नई तकनीकें ईजाद हो रही तो इनके बारे में रिसर्च करना, उनकी प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना का पूरा काम राज्य में अगर देखते हैं तो इसका है। उत्तर प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन 1960 में होता है। लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की जाती है? 2014 में। तो यहाँ पर जो कह लीजिए कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, पत्थरों पर जो नक्काशी की जाती है या पत्थरों को काट करके जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं, तो स्टोन क्राफ्टिंग वगैरह भी इसी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2017 में की जाती है। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन
2017 में किसानों की प्रमुख समस्याओं को देखते हुए उनकी समस्याओं का क्या उचित समाधान हो सकता है, किसानों की आयु में किस तरह से वृद्धि लाई जा सकती है, कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए उसका एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या समाधान हो सकता है, कैसे उनकी आय बढ़ाई जा सकती है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए किसान समृद्धि आयोग का गठन किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना की अगर बात करें तो 25 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद चलिए थोड़ा सा राज्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से अगर देखें तो प्रदेश का जो सबसे विकसित क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डेवलप है। वहीं अगर बात करें तो सबसे कम विकसित क्षेत्र जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो सबसे कम विकसित क्षेत्र माना जाता है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है, तो हथकरघा कुटीर उद्योग है, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया, हैंडलूम, जहां पर खासकर ये वाराणसी जो जिला है वहां पर आपको खूब देखने को मिलेगा। खेल के सामान की अगर बात करें तो मेरठ में बनाया जाता है, खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो स्पोर्ट्स आइटम है वो मेरठ के लिए। इसके अलावा आगरा में भी कुछ स्पोर्ट्स के सामान बनाए जाते हैं। गलीचा यानी कि कालीन उद्योग की बात करें तो भदोही, संत रविदास नगर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की जो कालीन है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिर्जापुर, आगरा और वाराणसी में भी कालीन उद्योग खूब फल फूल रहा है। चलिए आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं अगर हम उनको देखें तो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 28 जिलों को शामिल किया गया है। मध्य पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें 30 जिले शामिल हैं। वहीं केंद्रीय आर्थिक जोन की बात करें यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 10 जिले हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें 7 जिले शामिल किए गए। तो ये आर्थिक क्षेत्र हैं, आर्थिक संभाग हैं। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली जो चीनी मिल की स्थापना की गई थी वो प्रतापपुर देवरिया में 1903 में की गई थी। अब कुछ जिले हैं जिनको कई नाम से जाना जाता है, तो उनका क्या उपनाम है उनको भी हमें देखना होगा। अक्सर पूछ ले जाता है, 4 उपनाम दे देगा और 4 जिले के नाम दे देगा और आपको बोल देगा कि सुमेलित करना है, तो पता होना चाहिए। तो संत कबीर नगर, इसका उपनाम खलीलाबाद है। संभल की बात करें इसे भीमनगर कहते हैं। मैनपुरी को कपूरी नगरी के नाम से जानते हैं। हमीरपुर जिजाक भुक्ति क्षेत्र कहते हैं। महाराजगंज को कारापथ नगर, बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। अफीम ओपीएम की खेती यहाँ पर खूब होती है बाराबंकी में, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर की बात करें तो गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस, देवता नगर इत्यादि इसको बोला जाता है। गोरखपुर में जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग है, रेडीमेड वस्त्र। बरेली, बांस बरेली, सुरमा नगरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर इफ्को का यूरिया संयंत्र भी सिचुएटेड है। कुशीनगर की बात करें तो महापरिनिर्वाण नगर इसको बोला जाता है। एटा को शुकर क्षेत्र, वाराहनगर बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का नगर, नजाकत और नफासत का शहर भी कहा जाता है। प्रयागनगर, प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज या अमरूद नगरी। यहाँ का जो सुरखा अमरूद है, सुरखा अमरूद, ये उत्तर प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रोडक्ट था, ठीक है। तो सुरखा अमरूद की वजह से ये अमरूद नगरी भी जानी जाती है। सुरखा अमरूद को तो जीआई टैग दिया गया, लेकिन अमरूद जो है प्रयागराज में खूब इनका प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए। बांदा की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड कहा जाता है। अंबेडकर नगर की बात करते तो शिमाई कार्यरत नगर। इसके बाद फर्रुखाबाद को पांचाल नगर, सहारनपुर को यहां पर नक्काशी नगर, चित्रकूट को देखें तो मदरांचल और वनवास नगर, यही वो मदरांचल है। मदरांचल जो मदरांचल पर्वत पर रस्साकसी होती है देवताओं और असुरों के मध्य में, जहां पर भगवान विष्णु के जो शेषनाग हैं उनको रस्सी के रूप में बांधा गया था और सागर मंथन होता है मदरांचल पर्वत पर, तो जिसमें ऐरावत हाथी भी निकलता है, विष भी निकलता है जिसे भगवान शिव पी जाते हैं, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। वहीं पर अमृत कलश भी प्राप्त हुआ था, तो जिसकी वजह से देवताओं और असुरों में एक युद्ध होता है 12 दिनों तक। जब उसी दौरान क्या होता है, जब वो लेकर के भाग रहे होते हैं देवता अमृत कलश को, तो 4 बूंदें गिरती है, जहां जहां गिरती है उनके वहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है। देवरिया को दीवारण, देवपुरिया, मुजफ्फरनगर को सरवट नगर के नाम से जाना जाता है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो लक्ष्मीपुर, प्रतापगढ़ को देखें तो आंवला नगरी, बेता भवानी नगर, राजाओं का गढ़ भी इसे कहा जाता है। मऊ की बात करें तो मऊनाथ भंजन के नाम से। इसके अलावा मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर कहा जाता है। आजमगढ़ की अगर बात करें तो कैफी आजमी नगर कहा जाता है।
रामपुर को नवाबों का शहर, चाकुओं का शहर, रामपुरी चाकू तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा इसे खेतों का नगर या खेतों का शहर भी कहा जाता है। औरैया की बात करें, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। कानपुर देहात की बात करें तो रमाबाई नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और उद्योग नगर और चर्म नगर भी इसी को कहा जाता है। सीतापुर की बात करें तो नैमिषारण्य नगर, कौशाम्बी आद्य नगरी कहा जाता है। बलिया की अगर बात करें तो बागी बलिया, बागी जिला के नाम से जाना जाता है। हरदोई को हरिद्रोही नगर से, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया है। अमरोहा की बात करें तो ज्योतिबा फूले नगर, उन्नाव चंद्रशेखर आजाद नगर, बिजनौर को कटिहार क्षेत्र कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन, शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर और फतेहपुर को रणभूमि नगर के नाम से हम लोग देखते हैं, ये इनके उपनाम है। मेरठ को क्रांति नगर, क्योंकि 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। कैंची नगर भी इसे कहा जाता है। बदायूं निजामुद्दीन औलिया नगर, मिर्जापुर को महात्रिकोण नगर और रामेश्वर नगर कहा जाता है। इसके अलावा जालौन को पंचनदा नगर कहा जाता है। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा, ग्रेटर नोएडा। कन्नौज को उपनाम अगर हम देखें तो इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर। कान्यकुब्ज नगर और महोदय श्री, ये इसके उपनाम है। वाराणसी की बात करें तो विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, घाटों का नगर। भदोही की बात करें तो संत रविदास नगर, कालीन सिटी इसको कहते हैं। इटावा को चंबल नगर कहा जाता है। सोनभद्र की बात करें तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से, यानी कि भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, तो उन पर भी एक नज़र डालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये मेरठ को जोड़ता है प्रयागराज से। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं तो मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये वो जिले हैं। यानी कि मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज पर खत्म होता है, इसके बीच में ये वो जिले हैं जो कि जहां से होकर के ये एक्सप्रेसवे गया हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये लखनऊ में एक स्थान है चांदसराय, वहां से लेकर के गाजीपुर के हैदरिया गांव तक को कनेक्ट करता है। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं तो लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही ये सिचुएटेड है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा यहां पर है। महोबा को ही महोत्सव नगर कहा जाता है। चलिए अब यहां पर कुछ थोड़ा सा प्रमुख नदियों के बारे में भी देख लेते हैं कि सबसे पहले गंगा की अगर हम बात करें तो जो कि उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो गंगा के नाम से जानी जाती है। जब ये यहां पर देवप्रयाग में आप देखते हैं तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें ओरिजिन की तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है इसकी, फिर यहाँ पर इस तरह से आके फिर यहीं पर संतोपत ग्लेशियर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक धारा आती है, इसमें धौली गंगा आकर के जुड़ती है, फिर नंदा विष्णुप्रयाग से, फिर यहाँ पर देखिए नंदप्रयाग से नंदाकिनी आगे जुड़ती है, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और फिर देवप्रयाग। फिर यहीं पर आप देखते हैं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर के इसमें मिल जाती है धौली गंगा में, फिर ये आगे जब मिलती है भागीरथी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलती है तो ये गंगा कहलाती है। फिर ये आगे जब बढ़ती हुई चली जाती है तो यहाँ पर देखिए कन्नौज में इसके जो उत्तरी साइड से इसकी एक सहायक नदी रामगंगा नदी आकर कन्नौज में मिलती है। फिर यहीं पर देखते हैं गाजीपुर में गंगा से उत्तरी सीमा से उत्तरी तट से ही यानी कि उत्तर की ओर से इसमें गोमती नदी आकर के मिलती है जो कि पीलीभीत में फुलहर झील से निकलती है। यहीं पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यहीं से गोमती की ओरिजिन होती है। फिर ये गाजीपुर से आगे बढ़ते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है, तो हमें बिहार से लेना देना नहीं है। अब यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना की उत्पत्ति होती है जो आगे बढ़ते हुए आती है। तो यहाँ पर इटावा के पास यहीं पर जालौन भी है, तो इसकी सीमा पर चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के महू, इंदौर में एक स्थान है महू, वहीं पर जाना पाओ की पहाड़ियां हैं, वहां से ये ओरिजिन होती है इसकी और ये आगे जाकर के इटावा के पास मिलती है। यहाँ पर इटावा और जालौन की बाउंड्री पर ही 5 नदियों का मिलन होता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो कि पूरे विश्व में एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 5 नदियों का मिलन होता है जिसे पंचनद भी कहते हैं। तो यहाँ पर चंबल है, यमुना है, सिंध है, पाहुज है, क्वारी है, ये 5 नदियां यहाँ पर आकर के मिलती हैं। फिर ये यमुना आगे बढ़ती है हमीरपुर में, इससे बेतवा जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये आकर के इसके दक्षिण ओर से इसको ज्वाइन करती है, तो बेतवा इसकी सहायक नदी है। फिर यहाँ पर आगे देखिए बांदा में जब पहुँचती है ये गंगा तो केन नदी जो कि कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, तो यहीं पर एक नदी निकलती है केन जो कि बांदा में जाके इसको ज्वाइन कर लेती है यमुना को। और फिर यमुना आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में यमुना को ज्वाइन करती है, यानी कि दक्षिण तट से मिलने वाली यमुना जो है ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है जो कि
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो प्रयागराज में। और फिर ये आगे निकलती, तो यहीं पर देखिए गंगा को आगे दक्षिण की ओर से एक नदी मिलती है टोंस, तो टोंस भी जो है प्रयागराज में ही आगे जाकर के मिल जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से गंगा यमुना की प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां कौन सी, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर देखा। रामगंगा भी यहीं की नदी है, गोमती नदी भी है, तो ये सब इसकी प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख तट बसे हुए हैं, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से नगर बसे हुए हैं हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनके बारे में हम देखते हैं। तो 9 क्लाइमेटिक जोन में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। एक है तराई, दूसरा है वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, सेमी एरिड साउथ वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन, बुंदेलखंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन और विंध्यन एरिया। तो ये 9 वो क्षेत्र हैं, इनको अलग अलग कलर से मैप में भी दिखाया गया है, कौन कौन से जिले इनमें पड़ते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इस मैप में प्रदर्शित की गई हैं। तो यहाँ से प्रश्न यही आता है कि उत्तर प्रदेश के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। इसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तर प्रदेश में है, उनकी लोकेशन कहाँ है ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछता है। बखीरा सेंचुरी की बात करें तो ये संत कबीर नगर में सिचुएटेड है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो चंदौली में है। इसके अलावा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कई जिलों में विस्तृत है, जिसमें अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले शामिल हैं। कच्छा सेंचुरी की बात करें तो यह वाराणसी में है। कैमूर सेंचुरी की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यह विस्तृत है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बहराइच जिले में है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं तो ये लखीमपुर खीरी में है। वहीं पर लाख बहोसी सेंचुरी की बात करें तो ये कन्नौज यानी कि इत्र का जो शहर है, खुशबू की जो नगरी है, सुगंध की नगरी है, वो कन्नौज में है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हो महावीर स्वामी सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महावीर स्वामी सेंचुरी। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा और इटावा में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी की बात करें तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। ओखला की बात करते हैं, ओखला सेंचुरी की, तो ये गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी की बात करें तो गोंडा में है। पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर ये ईटा में है। ध्यान रखिएगा पटना है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में, ये ईटा जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर सिचुएटेड है। रानीपुर सेंचुरी की बात करें तो ये बांदा और चित्रकूट जिलों में फैला हुआ है। समन सेंचुरी की बात करें तो मैनपुरी में। समसपुर सेंचुरी की बात करें तो ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसके अलावा सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। सोहागी बरवा सेंचुरी की बात करें तो ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं पर सुहेलवा सेंचुरी बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, ये 3 जिले हैं जहां पर ये फैला हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख बर्ड सेंचुरी रही और यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा। सुमेलित करिए, अरेंज द फॉलोइंग करना होता है। कोड का प्रयोग करके आपको सही सुमेलन बनाते हुए आपको आंसर करना होता है, या फिर ये दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 4 आपको बर्ड सेंचुरी दे देगा, 4 आपको इधर प्लेसेस दे देगा और उनमें से कोई एक जो होगा करेक्टली मैच नहीं होगा, उसे आपको फाइंड आउट करके आंसर सेलेक्ट करना होगा। चलिए अब यहाँ पर साथ में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख एयरपोर्ट हैं जो कि मौजूद हैं। तो यहां पर आप देखिए कि चौधरी चरण सिंह जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमोसी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से इसे जाना जाता है, ये वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते खेरिया, ये आगरा में है। खेरिया के बाद अगर हम देखते हैं तो हिंडन वायुसेना जो केंद्र है, हिंडन वायुसेना केंद्र कहाँ पर है, आप अगर देखें तो ये गाजियाबाद में है। इसके अलावा सरसावा वायुसेना केंद्र का जो है हवाई अड्डा ही है, ये कहाँ पर है, सहारनपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में नो डाउट। ताज जिसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इसकी बात करें तो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। कल्याणपुर हवाई अड्डा की बात करें तो कानपुर में। बरेली हवाई अड्डा बरेली। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर। रायबरेली जिसे फुर्सतगंज हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, रायबरेली में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में सिचुएटेड है। इसके अलावा थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जीआई टैग अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें उसी पर्टिकुलर क्षेत्र के व्यक्ति संलग्न हैं तो उसकी प्रसिद्धि जो न केवल राज्य स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी ख्याति हो रही है, तो उसको संरक्षण देने के लिए
GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और इसका मुख्यालय कह लें कि इसका जो ऑफिस है ये जो चेन्नई में सिचुएटेड है, और चेन्नई में ही जो GI रजिस्ट्री ऑफिस है उसने अभी क्या किया है, बनारस की तिरंगा बर्फी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 5 अन्य उत्पादों को GI टैग सर्टिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इन उत्पादों की बात करें, इन 5 और तिरंगा बर्फी को लेकर 6 करके, तो यहाँ पर तकरीबन उत्तर प्रदेश में 75 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग दिया जा चुका है। तो यहाँ पर बात करें तो इस 75 GI टैग प्रोडक्ट के साथ उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन दिया गया है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहां पर 58 प्रोडक्ट को GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। GI टैग जो है उत्तर प्रदेश में GI टैग के अंतर्गत वो कौन सा पहला प्रोडक्ट था जिसे इसका सर्टिफिकेशन दिया गया, तो वो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सुरखा अमरूद था। उत्तर प्रदेश का सुरखा अमरूद उत्तर प्रदेश में किस जगह का है, इलाहाबाद का है, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। तो यहाँ का जो सुरखा अमरूद था उसे GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया था वर्ष 2008-9 में। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा उत्पाद था जिसे GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। तो कौन कौन से जो है GI टैग है एक नज़र उन पर हम डाल लेते हैं। हालांकि इसकी एक अलग सी भी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, आप उसे देखना चाहें तो वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी पूरा मैंने वहाँ पर आपको डिस्कस किया है। लेकिन एक नज़र हम यहाँ पर GI टैग को भी डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत। तो इलाहाबाद से सुरखा गुआवा को, पीलीभीत में वहाँ की जो बांसुरी है, फ्लूट है, वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको GI टैग दिया गया है। पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को भी दिया गया है। बनारस में जो मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है उसको भी GI टैग दिया गया है। बरेली का जो केन एंड बम्बू क्राफ्ट है, ठीक है, उसको भी दिया गया है। थारू एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में एक अपनी खास पहचान के लिए जाना जाने वाली एम्ब्रॉयडरी है जिसे थारू एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो इसे भी अभी हाल में ही GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। बरेली की जरी जरदोजी की अगर बात करें तो 2 टर्म आते हैं, एक है चिकनकारी, दूसरा आता है जरदोजी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जरदोजी और चिकनकारी का काम किया जाता है। चिकनकारी में विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के धागों का इस्तेमाल करके कढ़ाई का काम किया जाता है, खासकर कॉटन के जो कपड़े होते हैं, ठीक है। वहीं जरी जरदोजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर के पतले पतले वायर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके द्वारा यहाँ पर कढ़ाई की जाती है। ये पोशाकें थोड़ी महंगी होती हैं, इसीलिए इन्हें शाही पोशाक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बरेली की जरी जरदोजी है उसे GI टैग दिया गया है। बनारस की तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया। फर्रुखाबाद का जो प्रिंट्स है उसको दिया गया है। लखनऊ की जरदोजी, बनारस का जो ब्रोकेड्स एंड साड़ी लोगो है उसको भी GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। काला नमक सिद्धार्थनगर, जिसे बुद्ध चावल भी कहते हैं, इसको भी GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया। फिरोजाबाद में जो ग्लास वर्क होता है उसे भी GI टैग। कन्नौज का परफ्यूम, कानपुर के सैडलरी वर्क, इन सब को GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। मुरादाबाद का जो मेटल क्राफ्ट है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर का जो वुड क्राफ्ट है, वुड कार्विंग है, उसे दिया गया है। यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री भी है, पेपर इंस्टीट्यूट भी है। मेरठ की कैंची सीजर को दिया गया है। खुर्जा की जो पॉटरी है, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं उन्हें दिया गया है। बनारस का गुलाबी मीनाकारी जो क्राफ्ट है, वाराणसी का जो वुडन वर्क है, लखनऊ का जो चिकन क्राफ्ट है, इन सब को GI टैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। मैंगो, मलिहाबादी दशहरी, लखनऊ को बागों का शहर या आमों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि वहीं पर एक स्थान है मलिहाबाद और वहाँ पर दशहरी आमों के बहुत बड़े बड़े बाग देखने को मिलते हैं। तो दशहरी आग, ऐसा कहा जाता है कि दशहरी आम के जो पहला वृक्ष लगाया गया था वो वहीं मलिहाबाद में लगाया गया था और वो वृक्ष आज भी मौजूद है। तो यहाँ पर मलिहाबाद का जो दशहरी आम है उसको GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। बनारस का ब्रोकेड्स एंड साड़ी दिया गया। हैंडमेड कारपेट्स ऑफ भदोही, भदोही की जो कालीन है उसको। आगरा की जो दरी है, मिर्ज़ापुर की जो हैंडमेड दरी है उसको दिया गया है। निज़ामाबाद का जो ब्लैक पॉटरी है उसको भी दिया गया है। निज़ामाबाद जो है आजमगढ़ में आता है, तो इसको सर्टिफिकेशन दिया गया है GI टैग का। बनारस का जो मेटल रिपोज क्राफ्ट है, वाराणसी का ग्लास बीड्स, गाजीपुर की जो वॉल हैंगिंग है इनको दिया गया है। वाराणसी का सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क जो है, इसके अलावा चुनार का जो बलुआ पत्थर है उसे नेचुरल, याद ध्यान रखिएगा कैटेगरी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो प्राकृतिक कैटेगरी के अंतर्गत जो है इसको GI टैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। गोरखपुर का टेराकोटा, मिट्टी से निर्मित
बनाए जाते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं इनको। चुनार का जो है ग्लेस पॉटरी, बनारस की जरदोजी, इसके अलावा मिर्ज़ापुर का जो यहाँ पर देखिए पीतल के जो बर्तन हैं, पीतल के बर्तन की अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद में भी है, ये ध्यान रखिएगा। बनारस का वुड कार्विंग है, बनारस का हैंड ब्लॉक जो प्रिंट है, उसके अलावा रतालू मैंगो को भी दिया गया है यहाँ पर जीआई टैग। मऊ की जो साड़ियाँ हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। आदमचीनी चावल को दिया गया है। अलीगढ़ के जो लॉक्स हैं, ताले हैं, उनको दिया गया है। संत कबीर नगर का जो बखीरा ब्रासवेयर है उसको जीआई टैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। बांदा में सजर स्टोन क्राफ्ट, बांदा में जो वहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, वहाँ पर एक स्पेशल तरीके के पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें सजर पत्थर कहते हैं। इन सजर पत्थर का इस्तेमाल जो कलिंजर और जो खजुराहो की गुफाएं हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, तो काफ़ी फेमस है सजर पत्थर। इससे रिलेटेड जो क्राफ्ट है उसको जीआई टैग दिया गया है। नगीना वुड क्राफ्ट को दिया गया है। प्रतापगढ़ का जो आंवला है, विटामिन सी इसमें भरपूर होता है, विटामिन सी से है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो हाथरस हींग, हाथरस में जो हींग है बनाई जाती है उसको जीआई टैग दिया गया है। बनारस का जो लंगड़ा आम है, दशहरी आम मलिहाबाद का, लंगड़ा आम वाराणसी का, ठीक है। रामनगर का जो भाटा है, ब्रिंजल है, उसको जीआई टैग। मुजफ्फरनगर की जो जगरी है, गुड़ है, उसको दिया गया है। बनारस में का जो पान है, बनारसी पान, जिसको खाने से बंद अक्ल का भी ताला खुल जाता है, अगर कहीं मिले तो एग्जाम से जाने से पहले खा लीजिएगा, इसे सीरियस मत लीजिएगा, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो बीटल लीफ वहाँ पर दिया गया है। महोबा में जो गौरा पत्थर हस्तशिल्प है उसको दिया गया है। मैनपुर में जो मैनपुरी तारकशी होती है, तार के माध्यम से बनाया जाता है तारों को, तो संभल में जो हार क्राफ्ट है इसको भी दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावा अमरोहा की ढोलक लकड़ी से बनाई जाती है, उसको दिया गया है। बागपत का हॉर्न होम फर्निशिंग, इसके अलावा बाराबंकी का जो हैंडलूम प्रोडक्ट है, इसके अलावा कालपी जालौन में है, यहाँ पर हैंडमेड पेपर बनाया जाता है। आगरा का जो लेदर फुटवेयर है, चमड़े से निर्मित जो भी जूते बनाए जाते हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जलेसर, ये एटा में है, यहाँ का जो धातु शिल्प है मेटल, ये एटा में है, ठीक है, उसको दिया गया है। महोबा का देशावरी पान, बासमती राइस और बुंदेलखंड का जो कठिया गेहूं है इसको भी दिया गया है। बनारसी तबला, बनारस का जो तबला है उसको दिया गया है। बनारस का लाल भरवा जो मिर्च है उसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। चिरायगांव करोंदा ऑफ वाराणसी, ठीक है, तो इसको दिया गया है। बनारस का जो लाल पेड़ा है इसको दिया गया है। बनारस की जो शहनाई है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। संभल का बोन क्राफ्ट, हड्डियों से निर्मित जो क्राफ्ट होती हैं। इसके अलावा मूंज की बात करें तो अमेठी मूंज एक घास होती है जिसे सरपत कहते हैं, ये एक बहुवर्षीय घास होती है, इससे कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, रोटी की डलिया वगैरह बनाई जाती है। प्रयागराज का एक क्षेत्र है नैनी, वहाँ पर भी मूंज के प्रोडक्ट काफ़ी बनाए जाते हैं। चित्रकूट का वुडन क्राफ्ट और टॉयज़ जो है यहाँ पर इसको जीआई टैग है। जौनपुर की इमरती को दिया गया है। बनारस के जो ठंडई है और वाराणसी का जो लाकवेयर और टॉयज़ हैं, इन सब को यहाँ पर आपको देखने को, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं इनको जीआई टैग के अंतर्गत दिया गया था। चलिए थोड़ा सा हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सिर्फ जानकारी ले लेते हैं, बाकी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करेंगे। तो एक जिला एक उत्पाद की अगर बात करें तो इसकी अवधारणा सबसे पहले जो है जापान सरकार के पास से हमें देखने को मिलती है, जिसने 1979 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है इसकी शुरुआत की थी। वहीं अगर हम भारत में बात करते हैं तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नोडल एजेंसी है, नोडल मिनिस्ट्री है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत की जाती है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें उत्पादन, उत्पादकता और जो आय है यानी कि इनकम है उसका अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, कला स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके, गुणवत्ता के लिए, कौशल विकास के लिए। इसके अलावा इसके कुछ लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय यानी कि लोकल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ सकता है। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है, यानी कि कोई अगर काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और वो
बहुत पहले समय से यानी कि प्राचीन समय से हमें देखने को मिल रहा है, तो वो लुप्त ना हो जाए, तो इससे उसको भी बढ़ावा मिल सकता है। पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, यानी कि टूरिज्म के पर्पज से। समुदाय में गर्व की भावना यानी कि कम्युनिटी के अंतर्गत प्राउड की एक फीलिंग आनी चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाना है, जिले की समग्र समृद्धि भी बढ़ती है। तो ये तमाम सारी की सारी चीज़ें जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में इतना ही रहा। एक बार ज़रूर सरसरी तौर पर इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको 5-6 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से ज़रूर मिल जाएंगे। और इसी के साथ आज के अपने इस एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल study.with सलमान सर पर मिल जाएगी। और आप मुझसे study.with सलमान सर, मेरा इंस्टा ID भी है, आप इस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी बात है, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करने के लिए, किसी भी स्टेट PCS के कोर्स में इनरोल करने के लिए सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप हमारे यहाँ तो दी ही जाती है, लेकिन आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेरी मेंटरशिप भी फ्री में मिलेगी। तो अपने इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। और एक बार आप सभी को फिर से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग UPPSC प्रीलिम्स 2024, जो कि 22 दिसंबर को हो रहा है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कूल माइंड रहना है, रिलैक्स मोड में रहना है। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। आपको 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप कोशिश करिए कि 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और निगेटिव मार्किंग कट करके 95 to 100 अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कूल माइंड रखना है, अपना बेस्ट देना है। ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।